नमस्ते। देखिए, भारत और नेपाल ये सिर्फ दो देश नहीं हैं जिनके बीच एक बॉर्डर है। हमारे बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं जिन्हें हम रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। मतलब हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इतनी मिली जुली है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि आप भारत में हैं या नेपाल में। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नेपाल की इकोनॉमी का लगभग 67%, आप सोचिए, 2/3 हिस्सा भारत पर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसे नेता आए जिनके दौर में इन गहरे रिश्तों में कह सकते हैं कि दरार आ गई। आज हम बात करने वाले हैं उसी नेता केपी ओली की कहानी की, उनके पूरे पॉलिटिकल सफर की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे शॉकिंग पॉइंट से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हाल ही में अचानक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने सालों तक नेपाल की पॉलिटिक्स को अपनी मुट्ठी में रखा, वो आज जेल में है। पर ऐसा हुआ क्यों और कैसे? चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। ये सब हुआ ठीक तब जब नेपाल के नए और सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने शपथ ली। बालेन शाह, जो सिर्फ 35 साल के हैं, उन्होंने आते ही पूरी पॉलिटिकल दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद उनका जो पहला ऑर्डर था, वो था पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और उनके कई मंत्रियों की गिरफ्तारी का। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। तो सवाल ये है कि उन पर इल्जाम क्या लगे हैं? ओली पर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि आपराधिक नरसंहार जैसा संगीन आरोप लगा है। ये मामला जुड़ा है पिछले साल सितंबर में हुई जियांजी क्रांति से। उस वक्त लोग करप्शन और सरकार की चीन परस्त नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उस हिंसा में 77 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और कहा यह जाता है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का ऑर्डर वो सीधा ओली की तरफ से आया था। देखिए, इस पूरी पॉलिटिकल उथल-पुथल को समझने के लिए ना हमें नेपाल के लोगों के जज्बे को समझना होगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की ये मशहूर लाइन गोरखाओं की बहादुरी की कहानी कहती है, जिनका भारत से एक बहुत ही गहरा, अटूट और ऐतिहासिक रिश्ता है। भारत की गोरखा रेजिमेंट इसका सबसे बड़ा सबूत है। और यही वो गहरा रिश्ता था जिसे केपी ओली ने अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए दांव पर लगा दिया था। अब देखिए, केपी ओली के गिरने की कहानी को अगर ठीक से समझना है तो पहले उनके उठने की कहानी को समझना जरूरी है। आखिर कैसे एक किसान का बेटा, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गुजारे, वो नेपाल का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। चलिए जरा उनके शुरुआती दिनों और पॉलिटिकल सफर पर एक नजर डालते हैं। 1952 में ओली का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो चेचक से उनकी मां की मौत हो गई। उनकी दादी ने उन्हें पाला। जब वो जवान हुए तो भारत में हुए नक्सलबाड़ी आंदोलन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और इसी वजह से 1973 में सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें जेल हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में काटे। 1987 में जब वो बाहर आए तो एक मंझे हुए नेता बन चुके थे। 1991 में उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी ओली ने नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद मोड़ लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के साथ जो सदियों पुराने रिश्ते थे, उन्हें एक तरह से ताक पर रख दिया और हाथ मिलाया चीन से। ये कदम उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा और पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा था। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेपाल के हितों को चीन के हाथों में दे दिया था। भारत के साथ रिश्तों में जो खटास आई, उसकी शुरुआत हुई 2015 की आर्थिक नाकाबंदी से। हुआ यह कि नेपाल ने अपने संविधान में कुछ बदलाव किए, जिससे भारत से सटे मधेसी समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ा। इससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ा और सामान ले जा रहे ट्रकों की आवाजाही रुक गई। लेकिन ओली ने इस मौके में भी अपनी पॉलिटिक्स देख ली। उन्होंने अपनी जनता से कहा कि भारत जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है और इस तरह खुद को एक राष्ट्रवादी हीरो की तरह पेश किया। बात यही नहीं रुकी। 2020 में ओली सरकार एक और कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने नेपाल का एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारत के कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया। ये वो इलाके हैं जो भारत के कंट्रोल में हैं। ओली ने इस मुद्दे को भी राष्ट्रवाद का रंग दिया और लोगों को ये मैसेज दिया कि देखो, मैं भारत से नेपाल की जमीन वापस ला रहा हूं। इस कदम ने दोनों देशों के बीच टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये कंपैरिजन आपको पूरी कहानी समझा देगा। एक तरफ है भारत,
जिसके साथ नेपाल के गहरे कल्चरल रिश्ते हैं, बॉर्डर खुला है और 67% की आर्थिक निर्भरता है। भारत का पोर्ट नेपाल से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। और दूसरी तरफ है चीन, जिसके साथ एक पॉलिटिकल गठबंधन तो है पर बॉर्डर बंद है, और चीन का पोर्ट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। ओली ने सीधी सादी सच्चाई को अनदेखा कर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर साइन कर लिया, जिसे कई लोग एक तरह का कर्ज का जाल मानते हैं। तो होना क्या था? ओली की इन प्रो चाइना पॉलिसीज का असर सीधा सीधा देश की इकोनॉमी पर पड़ा और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो जमीन पर कहीं नहीं दिखे और नेपाल एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ने लगा। और बस यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू होती है। चीन की तरफ झुकना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स कभी शुरू ही नहीं हो पाए। चीन ने पोखरा में एक चमचमाता हुआ एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन वो एक घोस्ट एयरपोर्ट बनकर रह गया। मतलब कोई एयरलाइन वहां आने को तैयार ही नहीं। सारा पैसा बर्बाद। और ऊपर से नेपाल पर चीन का अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ गया। जब ओली सरकार ने चीन से कर्ज माफी की रिक्वेस्ट की तो चीन ने साफ मना कर दिया। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट की तरह उनकी जमीन भी चीन के पास न चली जाए। और इन सब के बीच ये 67% का आंकड़ा मत भूलिए। ये बार बार याद दिलाता है कि नेपाल की 2/3 इकोनॉमी आज भी भारत से जुड़ी हुई है। ओली की एंटी इंडिया पॉलिसीज का मतलब था अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और इसका नुकसान सीधा नेपाल की आम जनता को उठाना पड़ा। और बस यहीं पर आकर लोगों के सब्र का बांध टूट गया। करप्शन, फेल होती इकोनॉमी और चीन के बढ़ते दखल से जनता परेशान हो चुकी थी। लोग सड़कों पर उतर आए, जिसे जियांजी क्रांति का नाम दिया गया। जब ये विरोध हिंसक हो गया तो आरोप है कि ओली ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस एक घटना ने ओली के पॉलिटिकल करियर पर समझिए कि आखिरी कील ठोक दी। लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने भ्रष्ट नेताओं को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। केपी ओली उस दिन किसी तरह बचकर निकल गए थे। तो ओली के जाने के बाद अब नेपाल एक नए चौराहे पर खड़ा है। सत्ता अब एक नई जनरेशन के हाथ में है। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या यह नेपाल और भारत के रिश्तों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है? अब सीन में एंट्री होती है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की। सिर्फ 35 साल के हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और पॉलिटिक्स में आने से पहले एक मशहूर रैपर हुआ करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत के कर्नाटक से की है। उनके पीछे लोगों का जबरदस्त सपोर्ट है। हालांकि उन्होंने भी अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा टांगकर एक राष्ट्रवादी संकेत तो दिया है, लेकिन भारत और चीन को लेकर उनका असली स्टैंड क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब हमें भविष्य में मिलेगा। केपी ओली का दौर अब खत्म हो चुका है और बालेन शाह के रूप में एक नई यंग और अनप्रेडिक्टेबल पावर सामने आई है। भारत के लिए ये एक मौका भी है और एक चुनौती भी। तो सवाल ये है कि इस नई लीडरशिप के साथ भारत को अपने संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। इस पूरी सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आगे भी ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।